हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट पैकेज आपको आज मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट क्या है? आप सबने बचपन में खेला होगा मैग्नेट, कि एक ऐसा सब्सटेंस जो आयन और आयन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। और कुछ बेसिक चीजें भी आपको पता है, लेकिन आज मैं लेमन टर्म्स वाली बात आपसे नहीं पूछूंगा। मैं आपसे पूछूंगा, आप सब ने क्रेडिट कार्ड यूज किया है या डेबिट कार्ड यूज किया है? राइट। तो जब आप पेमेंट करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो क्या करते हैं? जो स्वाइप मशीन होती है उसमें कार्ड को इंसर्ट करते हैं। राइट। और उसको स्वाइप करते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्वाइप द कार्ड। हम सिंपल उसको मोशनलेस होल्ड करके क्यों नहीं यूज कर लेते? अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि यस सर, आजकल तो मोशनलेस होल्ड भी होता है कार रीडर स्लॉट के बजाय, है ना। बट जनरल टर्म्स में जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि स्वाइप क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है कोडेड फॉर्म में मैग्नेटिक पैटर्न की ऑन द बैक ऑफ कार्ड इज ट्रांसमिटेड टू द कार्ड होल्डर्स बैंक। वो किस तरह से काम करता है, आज उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया किसी भी मैग्नेट के अराउंड या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको हम इन्फ्लुएंस कर पाए मैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट, या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हो सकता है या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकता है, जहां तक उसका इफेक्ट हम फील कर सकें वो क्या कहलाएगी? उसकी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बच्चों? ये बात समझ में आ गई आपको? और इसको हम इन लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दीज लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो एबिलिटी है, और उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जितनी ज्यादा ये लाइन पास पास होंगी उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है और साउथ पोल पे खत्म होती है, बट इनसाइड द मैग्नेट ये रिवर्स डायरेक्शन में होती है। इनसाइड मैग्नेट दे स्टार्ट फ्रॉम साउथ एंड एंड्स एट नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये दोनों पॉइंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे? यस और नो? क्लियर? बताते चलिए। ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों लेटर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट है टेस्ला। राइट। सीजीएस यूनिट आप लिखना चाहो, याद करना चाहो तो लिख सकते हो, गॉस होती है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, अगर आपको याद रखना है तो। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सोच के बताओ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हो गया जी कि इसमें डायरेक्शन भी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, कोई समस्या है तो आप एक बार बता दो। तो अभी तक हमने यही देखा है कि भाई ऐसी लाइंस जो किसी मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस या करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड हम फेल्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, साउथ पोल तक जाती हैं, क्लोज सर्कुलर लूप बनाती हैं। इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, और जितना क्लोज वो लाइंस होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की।
ठीक है बच्चों। नाउ अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स आपने देखे होंगे। ये जो स्ट्रेट वाला है इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। ये यू शेप्ड या हॉर्स शू मैग्नेट कहलाता है। अब क्या आप में से कोई बता सकता है कि बार मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट में से कौन स्ट्रॉन्ग होता है और क्यों? और एक आप आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी। ठीक, तो बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताता हूं। हमें यह भी पता है कि जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर पास आएंगे तो भी दूर भागेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पास आएंगे तो भी दूर भागेंगे। बट अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब पास आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए साउथ साउथ पास में है तो रिपल्शन हो रहा है, नॉर्थ नॉर्थ पास में है तो रिपल्शन हो रहा है। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर किसी भी बार मैग्नेट, मान लो ये हमारा बार मैग्नेट है, इसको हमने कट कर दिया, ये इसका नॉर्थ था ये साउथ था, कट कर दिया तो अब इसके दो पीसेस हो गए। तो अब ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया, और उसको कट कर दो आप तो ये नॉर्थ हो जाएगा साउथ हो जाएगा। तो पोल्स को सेपरेट हम नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। ठीक है, जितना आप छोटा करते जाएंगे उसके पोल्स और पास होते जाएंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आपको याद रखना है, ऑलवेज क्लोज्ड लूप, कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और साउथ पोल पे जाके खत्म हो जाएंगी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आती है बेटा, दैट इज नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी, अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड सेट साउथ पोल। ये भी यूनिवर्सल है। बट इनसाइड द मैग्नेट अपोजिट कर देना है। इनसाइड मैग्नेट साउथ से स्टार्ट होंगी और नॉर्थ पोल पे जाके एंड हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, नेवर इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है। क्यों? अगर ऐसा है, इफ दे डू, मतलब अगर वो क्रॉस करती हैं, दे इंटरसेक्ट, इसका मतलब एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two tangents, दो टेंजेंट्स हो जाएंगे एक पॉइंट पे, विल बी देयर, है ना, जिससे दो डायरेक्शन प्रोड्यूस होंगे, विच गिव टू डायरेक्शंस। तो प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही जगह पे दो डायरेक्शन हो एट द सेम पॉइंट? टू डायरेक्शन किसकी? टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेम पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना बेटा, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट दे नेवर क्रॉस ईच अदर। याद रहेगा कि दे नेवर क्रॉस, क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो दो टेंजेंट्स होंगे, दो टेंजेंट्स का मतलब दो डायरेक्शन होंगी मैग्नेटिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज और बता देता हूं आपको क्विकली। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, डेंसिटी of magnetic field line is directly proportional to strength of magnetic field. And lastly, कि जो रीजन है स्ट्रॉन्गर फील्ड का वो कवर करता है, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइंस कवरेज एंड इन द रीजन ऑफ वीकर फील्ड द लाइन डाइवर्ज, है ना। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, लाइंस कन्वर्ज करेंगी, और वीक मैग्नेटिक फील्ड में लाइन
डाइवर्ज करेंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टीज मेनली आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमने बात कर ली, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि वो प्रोसेस, वो फिनोमेनन जहां पे जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड जो अराउंड अ कंडक्टर। कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, वायर हो सकता है, लूप हो सकता है। जब उसमें से करंट पास करेंगे तो किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, उस इफेक्ट को, उस फिनोमेनन को हम स्टडी करने वाले हैं। तो जब भी किसी कंडक्टर में से, वायर में से करंट पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, और उसकी जो फील्ड होगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमारा नॉर्मल जो बल्ब है वो ग्लो करता है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, एज ए थंब रूल आपको एक चीज याद रखनी है कि करंट जब भी फ्लो करेगा किसी वायर में, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसके चारों तरफ, और उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सीधी सी इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का, वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैकेनिकल फोर्सेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ओस्टर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन, एक साइंटिस्ट हुए, आप उसका फोटो देख सकते हैं एनसीईआरटी में। ओस्टर्ड एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। ठीक है, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, ये वाला नहीं, उनका मैं अलग से यहाँ पे बता देता हूँ। ओस्टर्ड ने क्या किया, ये क्या फाइंड आउट किया कि एक वायर जो कि हम ए बी मान लेते हैं, एक वायर, इट इज कैरिंग ए करंट आई, उसको हमने पैरेलली हेल्ड किया एक मैग्नेटिक फील्ड के, ये हमारा मैग्नेट मान लेते हैं हम। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो जो नॉर्थ पोल है निडल का, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स सम डायरेक्शन। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ओवर और बिलो, या तो ऊपर होल्ड कर रहे हैं हम या बिलो होल्ड कर रहे हैं एक मैग्नेट को टू ए स्ट्रेट वायर ए बी। ठीक है, अगर यहां पे डायरेक्शन ये थी तो यहां पे डायरेक्शन ये हो जाएगी कि अगर अबो द वायर द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ, देन below the wire it will be south to north. So direction of साउथ टू नॉर्थ का मतलब अगर ये क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड, सिंपल वर्ड में ये है। तो जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है वो क्यों है, इट इज ड्यू टू करंट कैरिंग इन इट। और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग वायर कैन बी डिटरमिन्ड बाय एम्पियर स्विमिंग रूल। बहुत सारे बच्चों ने ये नहीं पढ़ा होगा, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। आप में से किसी ने पढ़ा है तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होता है कि सपोज अ पर्सन, ए मैन इज स्विमिंग, तो स्विम करता है कोई भी इंसान, तो क्या करता है सॉरी, अ मैन स्विमिंग, और उसी के अलोंग हमने एक कंडक्टर रख दिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन है, ये कंडक्टर है, और ये मैन भी इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे हमने एक मैग्नेटिक कंपास रखा है, नियर एंड बिलो द कंडक्टर। तो जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल ऑफ द निडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट हैंड, नॉर्थ और साउथ है, तो जो नॉर्थ पोल है, सॉरी नॉर्थ, हाँ नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर। तो इट इज नोन एज एम्पियर स्विमिंग रूल। दोबारा से समझाता हूं कि हमने एक कंडक्टर रखा है और उसके जस्ट बिलो हमने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, उस कंडक्टर में से करंट फ्लो करवाया, और एक पर्सन भी उसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। तो जो डिफ्लेक्शन होगा कंपास निडल का, जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर। इट इज नोन एज एम्पियर्स स्विमिंग रूल।
ठीक है, क्लियर, चले आगे। चलो अब ये दोनों रूल्स तो पढ़ने ही है आपको, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, लेकिन उससे पहले ये हम पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर कह सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो पहले क्या है, ये सेटअप आप एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड, अभी टाइमिंग हम इस बात को भूल जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, कैसी हैं आर कंसेंट्रिक सर्कल्स आर कंसेंट्रिक सर्कल्स on planes perpendicular to direction of current। एक सेकेंड, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट, बात समझ में आई? बात समझ में आई कि ये हमारा वायर है, ये हमारा कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में प्रोड्यूस होंगी और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, यही बात बता रखी है इसमें। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक, तो इसको हमने कहा यूज किया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या यूज किया है, राइट हैंड थंब रूल। कि हमने इमेजिन कर लो कि भाई कंडक्टर जो है हमने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड कर रखा है कि थंब जो है वो लेंथ के पैरेलल जा रहा है और फिंगर्स इसके चारों तरफ पैरेलल है। तो जो थंब है इट गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, और जो कर्ल फिंगर्स हैं दे गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि क्या बनाएंगी, कंसेंट्रिक सर्कल बना रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, सॉरी कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स वो फॉर्म करती हैं। क्लियर, तो राइट हैंड थंब रूल क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आगे बात करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर कॉइल। सो मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। every point now every point on the circle, every point on the wire carrying current give rise to magnetic field, जो कि अपीयर होगा एज अ स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, तो पहली बात क्या है, पहला पॉइंट क्या है, नंबर वन, कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं अराउंड अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सर्कुलर कॉइल, around a circular current carrying coil इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे एवरी पॉइंट ऑन वायर गिव राइज टू
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विच अपीयर एज स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है बेटा। अब दूसरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है इसमें, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, एट सेंटर ऑफ द लूप, एट सेंटर ऑफ लूप क्या होगी, वही लगाओ कौन सा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, लूप का मतलब यहां पे कोयल सही है, तो वो अपीयर एज स्ट्रेट लाइन, अपीयर एज स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ लूप। कि भैया थंब को हमने मान लिया करंट की डायरेक्शन, ठीक है, तो जो फिंगर्स हैं वो क्या देंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही तो अभी हमने डिस्कस किया था। ये थंब है तो जो इनसर्कल करेंगे उसको, ये करंट की डायरेक्शन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। यही तो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और जो तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कोयल के फेस को देखें, ठीक है, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट फ्लो, तो ये उल्टा हो गया, यहां पे ये ऐसे हो गया, करंट फ्लो इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो क्या देगा, साउथ पोलैरिटी। और अगर करंट नॉर्थ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो क्या देगा, नॉर्थ पोलैरिटी। एस और एन जैसा दिखाई देगा। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। कि नंबर वन, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में अपीयर होगी, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो राइट हैंड थंब रूल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो नॉर्थ पोलैरिटी होगी, सॉरी साउथ पोलैरिटी होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो नॉर्थ पोलैरिटी होगी, ठीक। अब और एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोलेनॉइड। व्हाट इज सोलेनॉइड, सिंपल वर्ड्स में आप बताओ एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में, सोलेनॉइड क्या होता है, व्हाट इज सोलेनॉइड, जल्दी से फटाफट। और अभी तक अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो, सोलेनॉइड क्या है। यहां से क्या समझ में आ रहा है कि लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, एक कोयल है, तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल कोयल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ, क्या है इसमें, ये क्लोजली स्पेस्ड टर्न्स, राउंड्स, क्लोजली स्पेस्ड टर्न्स, किसके टर्न्स हैं ये, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, तो उसको हम क्या कह देंगे, सोलेनोइड कह देंगे। कि ऐसा एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कोयल है जिसमें बहुत सारे क्लोज स्पेस टर्न्स हैं जो कॉपर वायर से इंसुलेटेड है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनोइड या करंट कैरिंग सोलेनोइड विल बी सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगी, चलो बताओ किसकी तरह बिहेव करेगा ये, सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा इसका मतलब ये, ठीक है। इसका मतलब सोलेनोइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट, बात समझ में आ गई बच्चों, सोलेनोइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल अगर हम बना देते हैं
तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल पे जाएंगी, ठीक है। बट सॉरी, inside the magnet, inside the magnet, sorry, inside the solenoid, the magnetic field lines are parallel, ठीक है। मतलब inside the solenoid magnetic field lines are same at all points। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। चलो जी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, मैंने कहा था बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, होर्सशू शेप्ड मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर सॉफ्ट आयरन हम ले लें, सॉफ्ट आयरन को ले लें और इसकी कोर को एक सोलेनोइड में रख दें। दो चीजें की है मैंने, क्या किया है, सॉफ्ट आयन को, कोर को हमने रख दिया है एक सोलेनोइड में, क्लियर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इनसाइड सोलेनोइड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इंक्रीजेस। बिकॉज क्यों इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज जो परमिएबिलिटी है आयरन की, उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ परमेबिलिटी ऑफ आयरन, उस परमेबिलिटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्राउडेड हो जाएंगे इन द आयरन कोर, ठीक है। तो इसकी वजह से दो इफेक्ट होंगे बच्चों, दो इफेक्ट ये शो करेगा। पहला, यहाँ पे चलिए इसी से लिख देते हैं, पहला जो इफेक्ट आएगा कि जो क्राउडिंग है, जो क्लोजनेस है, क्राउडिंग का मतलब क्लोजनेस है ऑफ फील्ड लाइंस, induces a magnetism, induces a magnetism inside आयन कोर, ठीक। उसकी वजह से मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया। तो जो आयन, सॉफ्ट आयन था जो कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, ठीक है, बिकम अ मैग्नेट, ठीक। क्लियर। तो वो तो मैग्नेट बन गया। और दूसरा इफेक्ट क्या है कि जितना ज्यादा क्लोजनेस है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी ज्यादा क्लोजनेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को वाइडली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, चाहे वो आपके मोटर है, जनरेटर है, आपके इलेक्ट्रिक बेल है, कहीं पे भी है, वो सब जगह उसको यूज किया जाएगा। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ठीक। और अगर हैंड की बात कर लें तो जो थंब है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा और जो फिंगर्स एनसर्कल करेंगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएंगे। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सिंपल से कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि जब सॉफ्ट आयन कोर को सोलेनोइड में रखते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और ऐसे मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, ठीक है जी। चलो, फोर्स exerted on a current carrying conductor placed perpendicular in the external magnetic field, again NCERT है, again NCERT।
सिंगल चार्ज पार्टिकल पे हमने फोर्स एक्सर्ट कर दिया, जब कब कर दिया, जब वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। क्या किया हमने, मैग्नेटिक फोर्स लगा दिया, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल। ठीक है जी, ठीक। कब लगाया हमने, व्हेन दिस पार्टिकल मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आप फील करोगे कि जो ये करंट कैरिंग वायर है, वायर कैरिंग करंट ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स, उसको भी फोर्स फील होता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि करंट इज अ कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन। ठीक, तो जो रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्ट हुआ मैग्नेटिक फील्ड द्वारा ऑन द वायर इज द सम ऑफ दीज इंडिविजुअल फोर्सेस, कि भाई जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और करंट क्या है, कलेक्शन ऑफ फोर्सेस जो उन चार्ज पार्टिकल्स पे डेवलप हुआ। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दीज पार्टिकल्स वो ट्रांसमिट हुआ वायर्स के थ्रू, जब वो पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है ना। तो फ्लेमिंग ने इसको एक रूल की फॉर्म में शो किया। देखो इसको मैं यहां पे समझाता हूं, इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनलार्ज कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा शायद सिंपल हो जाए कि ये को मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया। ठीक है जी, और ये आपका ये हो गया। ठीक, इसको हमने अटैच कर रखा है। अब मैं क्या इसको ऐसे शो नहीं कर सकता, इसको चार्ज के फॉर्म में मैं शो नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे करंट अभी 0 है मान लो, मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया, इंड्यूस कर दिया। तो जब ये मूव करेगा तो ये मोमेंट हमने शो कर दिया इस डायरेक्शन में। ये हमने मूवमेंट कर दिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस मूवमेंट की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और इसी को उन्होंने क्या किया, फ्लेमिंग ने क्या किया, एक रूल बना दिया जिसको हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। उन्होंने क्या किया, क्या सजेस्ट किया, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग वायर, बाय अ करंट कैरिंग वायर। कहां पे है वो, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, is perpendicular to the current in the wire। नहीं समझ में आया, मैंने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो एक तो मैं फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और करंट इन द वायर, इन तीन का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे आएगा जी, देखो मान लो आप स्ट्रेच करते हो, 4 फिंगर है आपकी। ठीक है जी, ये थंब हो गया आपका, बड़ा गंदा सा बना है बट यू बियर विद इट, ये थंब है।
तो जो 4 फिंगर है, सेकंड फिंगर है और थंब, तीन को हमें कंसिडर करना है। ठीक है, इन तीनों को हमने ऐसे स्ट्रेच किया कि दे आर, ये हमने थंब मान लिया, ये 4 फिंगर है, ये सेकंड फिंगर है, दे आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, 4 फिंगर जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। क्लियर? राइट। सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, then thumb indicates the direction of force, thumb indicates the direction of force। FBI जो अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उससे आप याद रख सकते हो, FBI, कि ये एक स्लैब है हमारा मैग्नेट, इसमें ऐसे आप देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी और जो फोर्स है वो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। FBI डायरेक्ट नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसी को हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है बेटा जी। उसके बाद डे टू डे लाइफ के हम हाउस होल्ड सर्किट्स की, डोमेस्टिक सर्किट्स की बात करते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की, कि कोई भी वायर जब आप घर में देखते हैं तो वहां पे 3 तरह के वायर आपको दिखाई देते हैं। उस वायर के अंदर जो इंसुलेटेड वायर होता है उसके अंदर 3 वायर और होते हैं जो भी इंसुलेटेड होते हैं। एक रेड होगा, एक ब्लैक होता है नॉर्मली, और एक ग्रीन होता है। तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको, बाकियों को भी आप बता सकते हैं कि जो रेड है वो लाइव वायर है, ग्रीन है जो अर्थिंग वायर कहलाता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक वायर होता है। तो लाइव वायर पॉजिटिव टर्मिनल, इसलिए रेड सिग्नल, वार्निंग सिग्नल उसमें होता है। न्यूट्रल नेगेटिव, और अर्थ वायर ग्रीन इंसुलेशन वाला, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। लाइव वायर में 220 वोल्ट होता है। ग्राउंड सॉरी जो अर्थ वायर है, जिसको हम ग्राउंड वायर भी कहते हैं, उसकी 0 पोटेंशियल होगी या होती है। तो इसको लार्ज मेटालिक प्लेट से कनेक्ट करके और नीचे जमीन में डाल देते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल वायर भी 0 पोटेंशियल पे ही मेंटेन किया जाता है। तो जो करंट है वो लाइव वायर के थ्रू एंटर करता है और न्यूट्रल वायर के थ्रू चला जाएगा। इधर से आएगा करंट, लाइव वायर के थ्रू आएगा करंट, और न्यूट्रल वायर के थ्रू चला जाएगा करंट। अर्थ वायर कोई करंट कैरी नहीं करता। ठीक है जी। अब जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। बताऊंगा क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट। AC जिसको हम कहते हैं, वो एयर कंडीशनर की बात नहीं, अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है। सप्लाई कितनी है? 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी इंडियन हाउसेज में क्या है अल्टरनेटिंग करंट की? 50 हर्ट्ज। याद रखना है बेटा, 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट है, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी 100th ऑफ द सेकेंड। क्योंकि इस तरह से होगा ना, ये मेन पोजीशन, चलिए ये मेन पोजीशन हम मान लेते हैं, एक क्रस्ट एक तरफ, एक क्रस्ट एक तरफ, यही तो अल्टरनेटिंग है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। ये इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। जो इलेक्ट्रिक पोल है वहां से जो वायर है वो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर तक आते हैं। इलेक्ट्रिक मीटर में मेन स्विच लगा होता है, वहां से जो रेड लाइव वायर है वो फ्यूज से कनेक्टेड होता है, न्यूट्रल वायर होते हैं, 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, और जो हर स्विच है, बोर्ड है, उसकी अर्थिंग करके रखते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन अरेंजमेंट होता है हमारे घरों में। तो 2 सेपरेट सर्किट होते हैं, 2 सेपरेट सर्किट्स। क्विकली हम इसको देखते हैं। एक ऑर्डिनरी लाइटनिंग सर्किट विद अ फ्यूज। ठीक है जी। और दूसरा, ये फ्यूज नॉर्मली 5 एम्पियर कैपेसिटी का होता है। और दूसरा पावर सर्किट, जहां पे
जो फ्यूज है हाई कैपेसिटी का होता है, फ्यूज ऑफ 13 to 16 एम्पियर कैपेसिटी। ठीक है, अब हर डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में एक सेपरेट फ्यूज है, सो शॉर्ट सर्किट पूरे सर्किट को अफेक्ट नहीं करेगा। जितने भी वायर्स हैं, ऑल वायर्स आर पुट इन लाइव वायर, ऑल वायर्स आर पुट इन लाइव वायर्स। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक शॉक को अवॉइड करने के लिए जो मेटल बॉडी है, जो मेटल बॉडी है उसको अर्थिंग कर दी जाती है, अर्थ कर देते हैं उसको। ठीक है जी, कनेक्टेड टू ग्राउंड। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, डोमेस्टिक में हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, जिससे शॉर्ट सर्किटिंग और ओवर लोडिंग के डैमेज से हम बच सकें। तो नॉर्मली फ्यूज किसका बना होता है? टिन लेड का बना होता है, टिन लेड का फ्यूज होता है, विच वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ये अर्थिंग का सेटअप आपने देखा होगा घरों में, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। घरों में आग लग जाती है, फैक्ट्रीज में आग लग जाती है, मॉल्स में आग लग जाती है, क्या हो गया जी? शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या होता है शॉर्ट सर्किट? जब लाइव वायर, हमने बताया था ना 3 वायर है, जो हमारा इंसुलेशन है उसके अंदर 3 वायर है, एक रेड वायर है, एक ग्रीन वायर है और एक ब्लैक वायर है। तो लाइव वायर जब न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाता है एक्सीडेंटली, तो जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो हो जाता है कम, और जिसको हम कह देते हैं ओवरलोडिंग होगी। इलेक्ट्रिक वायर हीट हो जाते हैं जब करंट उसमें से पास किया जाता है, लेकिन जब एक्सेसिव हीटिंग हो जाए तो वायर कैचेस फायर। ठीक, वो कंडीशन क्या कहलाती है? शॉर्ट सर्किट। ठीक है जी, कि भैया ये हमारा लाइव वायर जा रहा है, ये हमारा न्यूट्रल वायर जा रहा है नॉर्मल कंडीशन में, ये सॉकेट से अटैच्ड है, यहाँ पे एक हमने बल्ब अटैच किया हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ जी? अब जो हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जा रहे थे वो कहीं जाके एक दूसरे के साथ चिपक गए, उसकी वजह से जो हमारा बल्ब था वो डैमेज हो जाएगा। तो लार्ज करंट पासेज थ्रू द सर्किट व्हेन रेजिस्टेंस बिटवीन वायर्स बिकम जीरो, दिस इवेंट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, एंड अप्लायंसेस कैचेज फायर, बोर्ड्स कैचेज फायर। अब बहुत सारे रीजंस हैं कि जो नेबरिंग वायर्स हैं उनका इंसुलेशन जो है वो वोन आउट हो जाए, जो कंडक्टर है जैसे स्क्रू फॉलिंग वो फायर कर जाए लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में, बहुत सारे वो रीजंस हो सकते हैं। ओवरलोडिंग क्या होता है कि भैया एक हमारा सॉकेट है, उसकी कैपेसिटी है जी, कुछ स्पेसिफिक कैपेसिटी है 10 एम्पियर है। अब हमने उसमें 50 एम्पियर के अप्लायंसेस ठूस दिए। आप देखते हो ना घरों में, उसमें मोबाइल का चार्जर भी लगा हुआ है, उसमें कुछ और भी लगा हुआ है, उसमें नाइट बल्ब का भी लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें उसमें हमने अटैच कर दी। तो जो करंट ड्रॉन है इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। कि किसी भी, आप इंसान के ऊपर लिख के देख लीजिए कि किसी की औकात से ज्यादा, उसकी हैसियत से ज्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर किसी से काम करवाएंगे तो वो आदमी नहीं कर पाएगा। सेम यहाँ पे कंडक्टर के साथ है कि किसी कंडक्टर की एबिलिटी अगर 10 एम्पियर करंट कैरी करने की है और उससे ज्यादा करंट हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? ओवरलोडिंग। ठीक है, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा? ओवर हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, ओवर हीटिंग स्टार्ट हो जाती है ना, और दिस कंडीशन इज नोन एज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग एक्सीडेंटली भी हो सकती है कई बार कि एकदम से सप्लाई वोल्टेज हाई हो जाए, तो उससे भी हो सकती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं। अब क्या सेफ्टी मेजर्स हम रख सकते हैं? कुछ क्या कुछ हम कर सकते हैं? ये एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आजकल वाइडली यूज किए जाते हैं। फ्यूज का मैंने बता दिया, टिन लेड का बना होता है नॉर्मली। तो इसमें क्या चीजें होनी चाहिए? हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्ट हो जाए, सर्किट को ब्रेक कर दे। ये भी सर्किट को ब्रेक करने के काम आते हैं, जिससे हमारा पूरा जो सिस्टम है वो डैमेज नहीं होता।
अब मैं कह रहा था कि मैं बताऊंगा आपको कि टाइप ऑफ करंट, डायरेक्ट करंट, डीसी, अल्टरनेटिंग करंट, एसी, ये वाला हमारे घरों में आता है। ठीक है जी। कौन सा एडवांटेज वाला है, कौन सा एडवांटेजियस है, सॉरी एडवांटेज बताओ, एसी ओवर डीसी बताते हैं। चलो पहले सबसे पहली बात, जो एसी है कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। डिफरेंस बताऊंगा उसके बाद। दूसरा एडवांटेज क्या है, इसको ऑन और ऑफ, स्टेप अप और डाउन कहते हैं उसको, एज पर रिक्वायरमेंट। एसी कैन स्टेप अप और डाउन एज पर रिक्वायरमेंट, इसलिए भी बढ़िया मानते हैं इसको। और एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसी को डीसी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत लो कॉस्ट डिवाइस आती है, बट डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हाई कॉस्ट डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो देखिए डायरेक्ट का मतलब जो कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड से फ्लो करे, वो क्या हो गया, एसी। जबकि यहां पे देखिए फ्लक्चुएशन एक तरह से कह सकते हैं आप आ रहे हैं डायरेक्ट करंट में। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है एसी करंट का, पहले सिलेबस में जनरेटर भी होता था, तो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, अगर कोई आपसे पूछे, हालांकि नहीं पूछेगा, जनरेटर है नहीं। एसी जनरेटर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वो काम करते हैं। चलो बताओ एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे देश में, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में। तो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को पीरियडिकली चेंज करे 1/100 टाइम्स पर सेकेंड, इंडिया की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। ठीक। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, बैटरीज में स्टोर नहीं कर सकते इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी जीरो नहीं होती, और ये स्टेप अप और डाउन करता रहता है हमेशा। जबकि जो डायरेक्ट करंट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी जीरो हो जाती है। सिर्फ एक डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेप अप है, स्टेप डाउन का ऑप्शन नहीं होता, और स्टोर किया जा सकता है बैटरीज में। तो ये दोनों का कंपैरिजन हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली बात थी, चलो थोड़ा सा आइडिया तो मैं दे ही देता हूं। उसको फेराडेज लॉ कहते हैं, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक। दो लॉ हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। नहीं चलिए इतना ही रखते हैं, फिर तो ऐसे तो हमें लेंज लॉ भी बताना पड़ेगा। फिर लेंज लॉ कि जो डायरेक्शन है, लेंज लॉ क्या कहता है, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस का मतलब जो हम पर्पसली इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट opposes the cause which produces it, कि जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हुआ उसी को ये अपोज करता है, ये कहलाता है लेंज लॉ। चलिए अभी के लिए अभी के लिए इतना काफी है आपके लिए। फिर भी अगर कोई इफ बट है, कोई किंतु परंतु है ना, तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। और हमें क्या मिलता है, हमें मिल सकता है एक लाइक, हमें मिल सकता है एक सब्सक्राइब, और एक नीडी पर्सन को आप शेयर कर दो तो उसको मिल सकता है एक चैप्टर का डिस्कशन। कीप स्टडिंग।